अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर। आज किस पर बात करेंगे? सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। सियासी पारा हाई, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। आइंदा 2 साल में पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ने का इम्कान। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की तरक्की की शरह 0.5% से कम रहेगी। सर्दियों में कोरोना तेजी से फैलने का खदशा, कोरोना की दूसरी लहर का खदशा। वजीर आजम की आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। बात आज कोविड-19 और कोविड-19 के बाद के असरात पर भी होगी, मैशत पर भी होगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे पहले बात करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के सियासी पारे की बात करेंगे। सियासी पारा बहुत हाई है। पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से मंजरनामा तब्दील हो रहा है सियासत का। कभी अपोजिशन की कोर्ट में बॉल चली जाती है, कभी गवर्नमेंट की तरफ बॉल चली जाती है। इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये आई है कि अमरीकी जरीदे ने एक बड़े इंकशाफात किए हैं जो होशकुशा हैं। वहाँ पर इंडिया को वाज़े तौर पर टेररिस्ट स्टेट करार दे दिया गया है और बताया गया कि श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, यहाँ पर 9/11 का वो वाक़या जिसमें पाकिस्तान को बगैर किसी ज़रूरत के धकेल दिया गया था, जबकि कोई पाकिस्तानी वहाँ मौजूद ही नहीं था, उसमें भी एक इंडियन एलिमेंट के हाथ दिखाई दे रहे हैं। तो इंडिया की जानिब से जो दरअंदाजी और दहशत गर्दी है वो कश्मीर, अफगानिस्तान, श्रीलंका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं भारत की जानिब से दरअंदाजी और दहशत गर्दी का सिलसिला किया जा रहा है। हमारे पास तो जीता जागता सबूत कुलभूषण यादव भी है। जरा बात कर लेते हैं। जुल्फ़िकार राहत साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तजियाकार हैं, इनसे इस पर बात करेंगे। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। सर, जरा पहले पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात हो जाए। कभी हम देख रहे हैं सर कि बॉल गवर्नमेंट की तरफ चली जाती है, कभी अपोजिशन की तरफ चली जाती है। एपीसी वाला मामला बहुत अरसे से लटका रहा, अब हमने देख लिया कि पीडीएम बन गई और फिर जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से मुतारिक है मौलाना फजल रहमान की क़यादत में। कैसे देख रहे हैं सर, क्या कोई गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात है? देखिए, पीडीएम बन तो गया और अपोजिशन जमातें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा भी हो गई और बड़ा जोशो खरोश भी देखा जा रहा है। मरियम साहबा भी फॉर्म में है, नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तानी फौज को और स्टैब्लिशमेंट को बड़ी तड़ियां लगा रहे हैं और फजल रहमान साहब ने भी बहुत गर्म और सख्त बातें कर दी हैं। इसके बावजूद मैं जो एनालिसिस देख रहा हूँ, जो मैं सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत की देख रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा कोई तब्दीली पाकिस्तान की सियासत में नहीं देख रहा। एक तो ये है कि अपोजिशन फ्रस्ट्रेटेड है, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं और बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। उनकी जो तकरीरें हैं, जो उनके स्टॉन्स है, जो उनका नैरेटिव है, उसके अंदर बैलेंस किसी किस्म का नजर नहीं आ रहा है। वो सीधा टकराव की तरफ जा रहे हैं। दूसरा ये है कि फजल रहमान साहब चूंकि सिस्टम से बिल्कुल बाहर हैं और सिस्टम के स्टेक होल्डर नहीं है, वो भी बुरी तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और उन्होंने भी पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट और फौज के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं कि जिसके बाद इनके सियासी कैरियर के ऊपर एक सवालिया निशान लग गया। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले वक्त पे मुझे नवाज शरीफ का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा और फजल रहमान साहब ने जो बातें कर दी हैं उसके बाद उनका भी कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नजर नहीं आ रहा और मुझे लग रहा है कि केपी के अंदर उनको जमात इस्लामी रिप्लेस करेगी। अब जमात इस्लामी को आगे लाया जा सकता है और फजल रहमान साहब पीछे चले जाएंगे और ये जो पीटीएम का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपोजिशन पार्टीज जमा तो रहेंगी, वो हल्की फुल्की मौसीकी भी चलती रहेगी, लेकिन वो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टफ टाइम नहीं दे सकेंगे। उसकी बुनियादी वजह एक और भी है, वो ये है कि अपोजिशन के पास कोई बहुत बड़ा एजेंडा ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो हुकूमत को डिस्टर्ब कर सके। और उसमें महंगाई का एक एलिमेंट जरूर है, लेकिन इसके अलावा को बहुत बड़ा स्कैम, को बहुत बड़े स्कैंडल्स, को बहुत बड़ा गवर्नमेंट लेवल पे कोई गवर्नेंस का ऐसा इशू नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इत्तेहाद बने और उसके बाद ये गवर्नमेंट को गिराने में कामयाब हो जाए। और गिराने की सबसे जो बड़ी वजह माजी के अंदर रही है वो ये है कि मुल्क के अंदर तब्दीली लाने वाली जो कुव्वतें हैं वो जिस तहरीक के पीछे होती हैं वो तहरीक कामयाब हो जाती है, लेकिन ये वह तहरीक मुझे नजर आ रही है कि जिसके पीछे वो कुव्वतें मुझे नजर नहीं आ रही। इसलिए इस तहरीक का कोई नतीजा निकलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। जुल्फ़िकार साहब, तहरीक एक जानिब, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का बयानिया जो कि अब तकरीबन आवाम के लिए भी मुश्किलात बढ़ा रहा है, जिसमें महंगाई बड़ा मसला है, जबकि वज़ीर आज़म का बयानिया ये था कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, आम आवाम तक उसके समरात पहुँचे, आम आदमी ज़रा खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे, सतह गुर्बत से ऊपर उठाया जाए। ये चीज़ें गवर्नमेंट के लिए ख़ुद भी मसला है, फिर थोड़ा गवर्नेंस के इशूज़ भी गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा बड़े मसाइल बन रहे हैं। देखिए, जिस हालात में पाकिस्तान मौजूदा गवर्नमेंट को मिला है, इस हालात में यहाँ पे महातीर मोहम्मद को भी ला के बैठा दें और कुछ बहुत बड़े
एडमिनिस्ट्रेटर को भी ला के बिठा दें तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा मुआवजे कर सके, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह ब्लीड कर चुका है, जिस तरह कर्जों के नीचे दबा हुआ है, तो बहुत ज्यादा अवाम को स्टेट रिलीफ नहीं दे सकेगी अगर रियलिस्टिकली आप पाकिस्तान की मैशत को लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जाली किस्म का माजी के अंदर एक माशी ढांचा चलता रहा है, जिसके नतीजे में स्टेट ब्लीड करती रही, लेकिन वक्ती तौर पे हुक्मरानों को एक तरह से रिलीफ मिल गया, जिसके नतीजे में एक मसनूई सा एक पूरा स्ट्रक्चर और एक सेटअप बनाया गया। आज की गवर्नमेंट दावा ये कर रही है कि वो बड़ी रियलिस्टिक ग्राउंड के ऊपर माशी ढांचा तरतीब दे रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं और आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। जुल्फिकार साहब, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो भी अपनी जगह। आपको पता है कि पंजाब में बार बार आईजीज की तब्दीली और फिर साथ साथ जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं उनकी तब्दीली ये कंटिन्यूस हो रहा है, और फिर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस के हवाले से खुद तहरीक इंसाफ से भी आवाज़ें उठती दिखाई देती हैं कभी कभी। तो क्या ये कोई मुश्किल हालात खुद से हुकूमत ने अपने लिए नहीं पैदा कर लिए, फिर जहाँ पर खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन जैसे टॉप लिस्टेड PTI के रहनुमा उनके नाम चीनी स्कैंडल जैसे मामले में आ जाए? ये बात आपकी दुरुस्त है कि गवर्नेंस के इश्यूज नजर आ रहे हैं, और चीफ सेक्रेटरीज की तब्दीली, IG की तब्दीली और बहुत सारे अफसरान की तब्दीली, और थोड़े थोड़े अरसे के बाद इसकी बुनियादी वजह एक तो ये है कि जिस तरह गवर्नमेंट माफियाज को कंट्रोल करना चाह रही है और माफिया से टकराना चाह रही है, तो उस तरह उनको चूंकि कोई अफसर भी रिजल्ट नहीं दे पा रहा, और यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर उन माफियाज की बड़ी रूट्स हैं, लिहाजा एक अफसर को ट्राई करते हैं वो नाकाम हो जाता है, दूसरे अफसर को ट्राई करते हैं वो पता चलता है माफिया से मिला हुआ अंदर से। तो गवर्नमेंट को ये सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ रहे हैं। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल टीम है, जो ब्यूरोक्रेटिक टीम है, वो भी समझ लें कि उतनी एक्सपीरियंस नहीं है जितनी माजी की हुकूमतें थी, और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ये नहीं समझ लें कि जो उसका सेटअप है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो सारे एक तरह से एंटरटेनिंग है। वो समझ रहे हैं, हालात को समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से गवर्नेंस के इशू जरूर हैं। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी डायरेक्शन मैं समझता हूँ कि वो ठीक है। गलतियां उनसे जरूर हो रही हैं लेकिन डायरेक्शन उनकी ठीक है। करप्शन को अगर देखा जाए माजी की निस्बत आज करप्शन पे नोटिस लिया जा रहा है, करप्शन पे लोग निकाले जा रहे हैं, करप्शन पे टॉलरेंस जो है वो कम है। इमरान खान के अगर नॉलेज में इस चीज को आ जाए तो वो स्पेयर नहीं करता। उसने अपने बड़े जाती दोस्तों को कुर्बान किया है, उनको अपने से दूर किया है। तो मौजूदा गवर्नमेंट में एक तरह से चेक एंड बैलेंस की सूरत हाल भी किसी तरह से देखी जा रही है। अच्छा जुल्फिकार साहब, दूसरी चीज़ ये कि गैर ज़रूरी तौर पर आप समझते हैं कि जो तसादुम वाला मामला है, कॉन्फ्लिक्ट वाला मामला है, वो हुकूमत के लिए परेशानियां खड़ी करता है, काम ना होने की वजह बनता है, जैसे सिंध हुकूमत के साथ कभी कोविड-19 पर, कभी नए अजला पर, कभी बंडल आइलैंड पर? देखिए, ये 18वीं तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो इमरान खान ने पिछले दिनों कहा कि वो बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है, और पाकिस्तान प्रैक्टिकली 3, 4, 5 हिस्सों में तकसीम हो गया। वफाक जो एक यूनिटी की अलामत होता है वो डिस्टर्ब हुआ है। उसके नतीजे में इस तरह की चीजें पैदा हो रही हैं और ये होती रहेंगी। मेरा ख्याल है कि एक नए अंदाज में पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेशन की जरूरत है, जो 18वीं तरमीम है उसको देखने की जरूरत है, वरना ये सूबों के वफाक के साथ इश्यूज चलते रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट इन तमाम इश्यूज को मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में एड्रेस करना चाह रही है, और मार्च के अंदर PTI की गवर्नमेंट की अक्सरियत आ जाएगी सेनेट के अंदर। ये जो अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई हैं, जो चीखें मार रही हैं, इसकी बुनियादी वजह ये भी है कि सर, आपने सेनेट का जिक्र कर ही दिया, तो ख्वाजा आसिफ तो ये भी कह रहे हैं कि नून लीग के अरकान मुस्ताफी हो गए, तो हम भी देखते हैं सेनेट के इलेक्शन कैसे होते हैं। ये मेरा ख्याल है कि वो बढ़के तो मार रहे हैं, लेकिन किसी का इस्तीफा देने को दिल नहीं कर रहा। वो तो पहले दिन से फजलुर रहमान साहब ऑप्शन दे रहे हैं कि इस्तीफे दिए जाएं, लेकिन किसी शख्स ने भी इस्तीफा नहीं दिया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नून लीग के सिस्टम की स्टेक होल्डर है। पंजाब के अंदर हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर है और वो इक़्तिदार के किसी हद तक मजे ले रहे हैं, सरकारी TADA पे वो चल रहे हैं। इसी तरह तमाम MNAs MPs जो हैं उनकी TADA तनख्वाहें लगी हुई हैं। इसी तरह आप चले जाएं मरकज में तो वहाँ पे शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर है,
वो भी बतौर अपोजिशन लीडर हुकूमती मुराद को इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, फिर सिंध में चले जाएं तो पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट है उनकी, वो दिहाड़ियां उधर लगा रहे हैं। तो अपोजिशन के अंदर सिर्फ जो लूजर है या जो समझ लें फौरी तौर पे चाह रहे हैं कि इस्तीफे हो जाएं, वो फजलुर रहमान है, क्योंकि उसका सिस्टम में कोई हिस्सा नहीं है, स्टेक्स नहीं है। तो फजलुर रहमान साहब की बाकी अपोजिशन पार्टियां नहीं मानेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर सिस्टम से अलग नहीं होगी। जब वो अलग नहीं होते तो हुकूमत के लिए कोई बड़ा क्राइसिस पैदा नहीं हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार राहत साहब हमारे साथ मौजूद थे, तजियाकार, अपने तजिए से आगाह कर रहे थे। बात की पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, इंटरनल पॉलिटिक्स और फिर पॉलिटिक्स के असरात पर भी बात हुई। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा और टॉपिक है उस पर भी बात कर लेंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा पॉलिटिकल बात हो रही थी, अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। पाकिस्तान में मईशत के लिए कुछ चैलेंजेस थे जब इमरान खान साहब ने ये हुकूमत संभाली, लेकिन कुछ 24 मंथ से ज़ायद हो चुके हैं, ट्रेड पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान में महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है। अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह से इंटरेस्ट रेट को काबू किया गया और इंटरेस्ट रेट डबल फिगर से नीचे आया। लेकिन उसके बावजूद जो वर्ल्ड बैंक है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में मईशत के लिए कोई अच्छे असरात सामने नहीं आने वाले। पाकिस्तान को बड़ी मेहनत करना होगी। पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजेस इस वक्त ये हैं कि इंडस्ट्रियल रिवाइवल की ज़रूरत है। इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है, ट्रेडर्स अलग परेशानी का शिकार है, टैक्सेस की मद में अगर देखा जाए तो अलग बोझ है, आवाम के लिए बिजली की सूरत में बहुत ज़्यादा बोझ है, बिजली महंगी, गैस गायब और गैस भी महंगी हो गई, गैस महंगी करने की मंजूरी भी दे दी गई। इन तमाम तर चीज़ों का असर जब कोई प्रोडक्ट बनती है तो उस पर पड़ता है। जब प्रोडक्ट इंटरनेशनली कंपटीशन में जाएगी और फिर वहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी तो पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट्स को दुनिया में मार्केट कैसे कर पाएगा और फिर पाकिस्तान की मईशत पर उसके असरात कैसे बेहतरी से पड़ सकते हैं। चूँकि एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल को बहुत अच्छी नहीं है। सितंबर में ही जो तिजारती खसारा है वो 19.5 के करीब आया है रिपोर्ट में। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। माहिर मुआशियात हैं आबिद सुलैरी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आबिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, इस वक्त कोरोना की वबा थी, हम कोविड-19 से निकलते हैं, लेकिन दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी चैलेंजेस हैं। इस वक्त सूरत हाल को बहुत अच्छी नहीं पाकिस्तान के लिए। बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है, बिजली महंगी हो रही है, गैस के मसाइल हैं, इंडस्ट्री के इश्यूज़ हैं, और गवर्नमेंट के लिए एक और चैलेंज जो सबसे बड़ा है वो जाहिर है कि पॉलिटिकल डिसस्टेबिलिटी वाला मामला भी सामने आ रहा है। सर, समझते हैं कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसको काबू करने के लिए जो बयानात अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, हमाद अजहर साहब और दीगर गवर्नमेंट के लोग दे रहे हैं, मुशीर ख़जाना भी दे रहे हैं, क्या वो हौसला अफजा है? क्या उस पर कोई अमल दरामद हो रहा है? कुछ चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ज़हन में यह रखना है कि जब हम इकॉनमी की बात कर रहे हैं तो हमें इसको अब आफ्टर कोविड इकॉनमी की बात करनी है। जो कोविड से पहले की जो चीज़ें थी वो तकरीबन आपकी काफ़ी सारी इरेलेवेंट होती नज़र आ रही हैं, और कोविड के बाद ना सिर्फ ये कि एक हेल्थ चैलेंज है, बल्कि आलमी कसात बाजारी की जो वार्निंग बार बार दिए जा रहे हैं मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको भी हमें जहन में रखना है। और उसके साथ फूड इनसिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्कों को अफेक्ट कर रहा है। अगर आप कल की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखते हैं और IMF की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देखते हैं तो उनका ये कहना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तो शायद थोड़े से बेहतर हालात में होंगे, क्योंकि उनके पास इतनी पब्लिक स्पेंडिंग कुशन मौजूद है कि वो सोशल सेफ्टी नेट्स पे और इकॉनमी को रिवाइव करने पे लगा सकें। हमारे जैसे जो मुल्क हैं पाकिस्तान जैसे, वहाँ पे उनका ख्याल ये है कि ये एक ना सिर्फ डेट ट्रैप जो है ये बढ़ने का खतरा है, बल्कि चूँकि इनके पास कुशन कम है सोशल सेफ्टी नेट्स के लिए, सोशल प्रोटेक्शन के लिए, इंडस्ट्रीज़ और SMEs की रिवाइवल के लिए, तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ये हमारे जैसे जो मुल्क हैं सबके लिए खतरे की नवीद जो है, वार्निंग जो है वो इस वक्त सुनाई दी जा रही है। मेरे ख्याल में इस वक्त हमें 2-3 चीज़ों पर फोकस करना है अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पहले तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है कि इस कोविड के बाद पाकिस्तान के जैसे मुल्कों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और हमने देखा कि सबसे पहली जो हमारी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में है। हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चंद इजला को छोड़ के यहाँ पे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस
3G 4G की जो सहूलत थी वो उस तरीके से नहीं है। बलूचिस्तान के कुछ अजला है, फार्मर केपी के फाटा के कुछ अजला है, लेकिन बाकी जगहों पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इतना डेवलप था कि फौरी तौर पे ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन हेल्थ, ऑनलाइन ट्रेडिंग, बहुत सी चीज़ें जो हैं और सारी की सारी जो मीटिंग्स हैं वो ऑनलाइन आना शुरू हो गई। तो अच्छा, मैं ये आबिद साहब माज़रत के साथ बतौर स्टूडेंट आपसे ये समझना चाहूँगा, आप खुद बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की डिजिटाइजेशन की, आप बात करें सर, उसके बावजूद पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके अंदर पाकिस्तान में जो पैसे की रेल पेल है वो डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र से बहुत ज़्यादा है। अफराते ज़र की सूरत हाल भी पाकिस्तान को इसका भी सामना है। जी बिल्कुल, उसका सामना भी है, लेकिन अगर मैं अपनी बात पे वापस आऊँ तो एक तो हमें इस पे फोकस करना है कि हम पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड इक्विटेबल और इक्वल जो डिजिटल जो ब्रॉडबैंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बेहतर कर सके और अपनी इकॉनमी को जो इलेक्ट्रॉनिक इंक्लूजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसको बेहतर बना सकें। दूसरा जो हमारे पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी है वो आपकी हेल्थ सेक्टर में है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है यहाँ पे के वेंटिलेटर्स बन रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास PPEs भी हैं, यहाँ पे ग्लव्स और मास्क की भी किल्लत नहीं है। और चूंकि विंटर में इस वक्त खुदा न खास्ता सेकेंड कोविड की स्पेशली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में वार्निंग दी जा रही है, तो हमें इस पर फोकस करना है कि हम अपने हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से एक्सपोर्ट जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। और थर्ड जो है वो है हमारे पास इस वक्त एग्रीकल्चर। पूरी दुनिया को फूड इनसिक्योरिटी के चैलेंज का खतरा सुनाई दिया गया था कि कोविड के बाद होगा। हमारे यहाँ जो गंदम और चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है वो इनकी किल्लत की वजह से नहीं, वो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, गवर्नेंस का उसमें फुकदान है और वो गवर्नेंस ही से बेहतर होगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ बहुत से ममालिक की तरह वो सूरत पैदा नहीं हुई कि लोग जाते और जाके डिपार्टमेंटल स्टोर को लूटना शुरू कर देते और खाने पीने की अशिया पे लूटमार शुरू कर देते क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा था। हमारी फूड सप्लाई चेन जो डोमेस्टिक थी वो इंटैक्ट रही हैं, चीज़ें महंगी ज़रूर हुई कुछ, लेकिन वो सब की सब अवेलेबल थी। और यही चीज़ है जो कि हमें इस आफ्टर कोविड इकोनॉमी के रिवाइवल का सबब बनेगा कि हम फोकस करें इस वक्त एग्रीकल्चर पे और फोकस करें SMEs पे। अच्छा, बिल्कुल ठीक आबिद साहब, आपने जैसे कि खुद भी कहा गया, अब हमें कोविड के बाद की सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि पूरी दुनिया के लिए सिचुएशन को बहुत मुख्तलिफ नहीं है, एक जैसी है। हमने टैरिफ जंग देखी, चाइना अमेरिका की टैरिफ जंग चल रही थी वो भी देखी, कोविड से पहले वो भी कुछ अब थमती दिखाई दी। सर, इस वक्त हमारे पास कोई तिजारती पॉलिसी नहीं है। अभी पिछले दिनों उसके मुसवदे पर कुछ काम तो हुआ है, लेकिन तिजारती पॉलिसी 24 मंथ से ज़ायद हो चुके नहीं है। इस तिजारती पॉलिसी ना होने की वजह से ना तो कोई प्राइस के लिए कंट्रोल के लिए कोई काम हुआ, ना ही जब हम वीट पाकिस्तान मंगवाते हैं यानी गंदम की हम दरामद करते हैं तो उस पर कोई जामे प्लान नहीं था। गंदम अगर हम देखें तो वो महंगी, रुई की जो फी मन कीमत है वो 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। तो इसका मतलब ये है कि सर खाने पीने से लेकर ओढ़ने तक की चीज़ें हमें एक और महंगाई की लहर का सामना होगा। देखिए, जो आपकी मिड टर्म ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो तो ड्यू है और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को उसको ले आना चाहिए। कोविड से पहले जो मेरी नॉलेज है कि वो तकरीबन एक सेमीफाइनल ड्राफ्ट जो था वो बन चुका था। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी उसको असेंबली में या कैबिनेट में लेके आया जाता है और उस पर डिस्कशन होती है। उस पर तो काम हो रहा है। कॉटन जो है, कॉटन का प्योरली क्राइसिस इस वजह से आ रहा है कि शुगर केन ने कॉटन की जगह ले ली है और जब तक हम एग्रो इकोलॉजिकल जोनिंग की तरफ नहीं जाते हैं और जब तक हम क्रॉप जोनिंग के कौन से क्लस्टर्स, कौन से एरियाज में किस तरह की क्रॉप जो है वो उगाना चाहिए भी या नहीं चाहिए, तब तक शायद कॉटन जो है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता कॉटन पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, इंपोर्टेड कॉटन पे जो लॉन्ग स्टेबल कॉटन है उसकी तरफ अब हमारी डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जिन चैलेंजेस को अगर जल्दी जो सॉर्ट आउट हो रहे हैं उनमें से एक चैलेंज जो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए वो है जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। और ये इस वजह से होगा कि फाटफ के रूल्स इतने टफ आते जा रहे हैं कि अगले आने वाले 2-3 सालों में शायद अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है उसकी आपकी मार्जिन बहुत कम रह जाए। और जो ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी होती है ये वो जगह होगी यहाँ पे फिर आपके
इकोनॉमिक वेंचर्स जो है वो टेक अप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हमें चाहिए, हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन चाहिए, हमें क्विक आर्बिट्रेशन सिस्टम चाहिए। हम हमेशा जब भी बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हम शायद गैस और बिजली की कीमतों पे आके रुक जाते हैं, लेकिन गैस और बिजली की कीमतों से भी जो ज़्यादा इस वक्त हर्ट कर रही है इकोनॉमी को, वो कर रहा है कि मैं क्यों किसी मुल्क में इन्वेस्ट करूं यहाँ पे मेरे प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं है, यहाँ पे मेरा कॉपीराइट जो है वो चोरी हो जाएगा, मैं क्यों वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करने की कोशिश करूं यहाँ पे कि जो क्लोजर ऑफ बिजनेस या ओपनिंग ऑफ बिजनेस है वो डिफिकल्ट होता जा रहा होगा, या जहाँ पे मुझे दोहरे तेरे टैक्सेस जो हैं वफाक और सूबों के देना पड़ रहे होंगे। बिल्कुल साबित साहब, जैसा कि आपने खुद भी कहा है कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दुनिया भर में इस पर जोर दिया जा रहा है। FATF का बिल पास होना पाकिस्तान असेंबली से इसका वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान अब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। लेकिन सर, क्या तमाम तर चीज़ें एक साथ टाइटन कर देने से आप टैक्स कलेक्शन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। ज़ाहिर है, हमने अभी हालिया भी देखा कि टैक्स की कलेक्शन का जो मार्जिन या महसूलात का जो हदफ रखा गया वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ताजर बरादरी थोड़ी सी परेशान है। ज्वेलर्स के लिए 20 लाख की हद, और फिर उसके बाद जी सर कुछ कह रहे हैं। इस वक्त फोकस जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें रखना चाहिए। पूरी दुनिया डेफिसिट का शिकार हो रही है, हमारा भी अगर डेफिसिट हो जाता है तो कोई मसला नहीं। कोविड के बाद तमाम इकोनॉमीज जो है वो डेफिसिट इकोनॉमी है, तमाम इकोनॉमीज को कर्जे लेने पड़ रहे हैं। हमें सिर्फ इनको प्रोडक्टिव जगह पे इस्तेमाल करना है। हमें इस डेफिशिएंसी को सहते हुए अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ आते हैं, फैसिलिटेशन करते हैं, तो इंशाल्लाह इकोनॉमी विल बी बैक ऑन ट्रैक। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। इकॉनमी की सूरत हाल, पाकिस्तान की सूरत हाल, इंडस्ट्रियल सूरत हाल पर बात की। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा हेल्थ की सिचुएशन, कोरोना की सिचुएशन, और फिर पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज़ पर भी कुछ बात करेंगे। कोरोना के बाद खुलने वाले स्कूल यूनिवर्सिटीज़ की सिचुएशन पर भी बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले इकोनॉमी की बात हो रही थी, लेकिन अब बात करेंगे ज़रा हेल्थ के हवाले से, कोरोना के हवाले से, कोरोना की दूसरी लहर के हवाले से। पाकिस्तान में स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस तो खुल गए, लेकिन गाहे बगाहे हम देख रहे हैं कि केसेस की तादाद भी बढ़ती जा रही है। कहीं स्कूल से शिकायत आ जाती हैं, कहीं ऑफिस से शिकायत आ जाती हैं, और कहीं पर हॉस्पिटल्स में देखा जा रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। क्या ये दूसरी लहर है, या फिर कोरोना की भी पहली लहर ही ख़त्म नहीं हुई थी तो बहुत जल्दबाजी कर ली हमने मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल ख़त्म करने में, और फिर इसके लिए अब आगे क्या पॉलिसी हो सकती है, क्या इकदाम किए जा सकते हैं? बाज़ारों में भी रश बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या सूरत हाल है सर? क्या सर्दियों में हकीकत में दूसरी लहर का बढ़ना था कि बढ़ेगी, या फिर वाकई में दूसरी लहर कोई चीज़ है कोरोना की जिसने वैसे ही बढ़ना था, उसमें सर्दी होती या गर्मी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, दूसरी लहर के बारे में तो क्या सारा शुरू से थी, और हम इसको शायद नहीं कह सकते दूसरी लहर, क्योंकि कंप्लीटली पाकिस्तान में तो खत्म नहीं हुआ था, वायरस मौजूद था। उसकी डेफिनेटली इंसिडेंस या फैलाव की जो तेजी थी उसमें कमी आ गई थी। कुछ मुल्कों में अगर हमने देखा है दुनिया भर में तो बिल्कुल खत्म भी हो गया था, यानी कि उनके यहाँ चंद माह, जिस तरह न्यूजीलैंड और कुछ ऐसे मुल्क थे जिनके अंदर चंद माह यानी कि बिल्कुल भी कोई डिटेक्शन नहीं हो रही थी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि ये पहले वाली ही है, उसके अंदर तेजी में कमी हुई है, और अब दोबारा से जैसे जैसे थोड़े से लोग रिलैक्स हुए हैं तो अब दोबारा से उसमें इंसिडेंस बढ़ना शुरू हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो दूसरी लहर का खदशा हम पर मुसल्लत है, अभी आपने भी कहा कि प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था, ये पूरी दुनिया के लिए है। आप नहीं समझते कि जो बाज़ार हैं वो बहुत जल्दी खुल गए, और वहाँ पर चले खुल गए चूँकि ट्रेड एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तिजारती सरगर्मियाँ नहीं होगी तो बड़ा नुकसान होगा। फिर स्कूल्स बहुत जल्दी खुल गए, छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं, वहाँ से भी अक्सर शिकायत आ रही हैं। हम लोग मास्क का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, ग्लव्स का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे प्रॉपरली। देखिए, बात ये समझने की है कि अब जब इसका आगाज हुआ था, जाहिर बात है उससे अब लोगों की यानी कि जो खौफ था वो खौफ में कमी जरूर हुई है, लेकिन एक चीज समझने की है कि हमारी जो इस्तेदाद है, हमारी जो ताकत है, हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ गई है इसका मुकाबला करने की। हुकूमत के पास बेड की जो जरूरियात थी वो भी पूरी हो गई, डॉक्टर्स भी तैयार हो गए, सब लोग तैयार हो गए।
अब ये है कि इसमें लॉकडाउन वाली उस तरह की सामने आना या करना वो तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन ज्यादा चांसेस या ज्यादा आंसर इस चीज का है कि हमें एहतियात करना है। अब जो एसओपीज जो हुकूमत ने ले डाउन की हैं, हुकूमत बार बार या एमसीओसी जो है वो इसके बारे में, इवन वजीर आजम भी इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग इसका एहतियात करें, लेकिन लोगों को मेरे ख्याल से सिर्फ बताने से या डराने की बजाय उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। मसलन अभी शादी हॉल बंद किए गए, बहुत से स्कूल छोटे बच्चों के अभी बंद हुए, यूनिवर्सिटीज बंद हुई। देखना यह है कि वहां पे अगर कोई कमी या कोताही रह गई है तो वहां पे जो टीचर्स हैं या जो और अमला है, क्या वो वाकई आरास्ता है। सिर्फ ले डाउन कर देने से और कहना कि हम स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर करेंगे, उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग करना, ये कम्युनिकेशन बिहेवियर चेंज करने के लिए अहम होगा। और फिर ही इसमें जो ऐसी जगह जहां पे ज्यादा फैलाव हो सकता है उसको रोका जा सकेगा। डॉक्टर साहब, कोरोना वैक्सीन के हवाले से क्या आपके पास इत्तलात हैं? कब तक मुमकिन है कोरोना वैक्सीन का बन जाना, और फिर क्या आसानी होगी कोरोना वैक्सीन बनने की? कुछ जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन के, किस हद तक कामयाब हुए हैं? देखिए अभी तक बहुत ज्यादा कह लें कि इसमें पेशरफ्त हो चुकी। जाहिर बात है एक दौड़ भी लगी हुई है, लेकिन अमेरिका की जो कंपनीज हैं वो अपनी जगह, बीच में कुछ साइड इफेक्ट्स आए थे, तो इसी तरह यूके ने जो एस्ट्राजेनेका उन्होंने अपनी जो ट्रायल्स हैं उनमें कुछ रोक भी दिया। लेकिन चाइना की जो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में भी अब इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही हैं, आई थिंक वो सबसे सरे फहरिस्त की हैं, आगे भी हैं। तो उम्मीद यही है कि या तो इस साल के आखिर तक या कमिंग यानी कि जो सीजन है मार्च, फरवरी मार्च तक, उम्मीद करते हैं कि शायद ये क्लिनिकल ट्रायल्स इतनी तेजी से होंगे कि ये अवेलेबल होंगी। लेकिन याद रहे कि ये सारी दुनिया की जरूरत है, तो ये एकदम से हमारे यहाँ मुमकिन शायद ना हो कि सब लोगों के लिए मुयसर हो। हाई रिस्क वाले जो डॉक्टर्स या ऐसे लोग जिनका ताल्लुक या जहाँ पब्लिक एरियाज हैं उनके लिए शायद पहले अवेलेबल करने की कोशिश की जाए। बहरकैफ जो सबसे बेस्ट और अवेलेबल हमारे पास तरकीब है इसका नॉन फार्मास्यूटिकल तरीके से लड़ने का, वो इसका बैरियर है, मास्क पहनना है, अपने आप को ऐसी पब्लिक स्पेसेस के अंदर दूर रखना है कि जहां पर फैलाव या एरोसॉल के जरिए एक दूसरे के फेरे ना हो। तो आई थिंक तदाबीर के अगर देखी जाए तो ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तदबीर है। और जो सबसे खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान भी और एशिया में बाकी दुनिया के मुकाबले में डेथ रेट्स कम हैं, लेकिन इसके साथ साथ फैलाव में कमी नहीं आई, फैलाव चल रहा है। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि डेथ में कमी हुई है, क्योंकि वायरस के अंदर ऐसी म्यूटेशन नहीं है जो तमाम भी अगर हमारे डेथ के लिहाज से अगर देखें तो उसमें कमी वाक़ हुई है। डॉक्टर साहब, टेस्ट की कैपेसिटी कैसी है पाकिस्तान में? आप कैसी देखते हैं? हम आप समझते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, और फिर हमने जिस हद तक अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते थे बढ़ा ली है? जी बिल्कुल, हमने अपनी कैपेसिटी में इजाफा किया, लेकिन अगर देखें तो चंद माह में हमने 33,000 से ज्यादा ऊपर नहीं गए। तब भी मैं ये कहूंगा कि अगर हम एशिया के अंदर भी देखें तो हमारे पहले हम तीसरे नंबर पे थे इंडिया के बाद और ईरान के बाद, लेकिन अब हमारा यानी कि जो मजमूई तौर पे जो तादाद है पॉजिटिव केसेस की 3,17,000 के करीब, अब हम कोई 9वें नंबर पे हैं। लेकिन फिर भी अभी रोजाना की तादाद के हिसाब से अगर हम देखें तो 2% डिटेक्शन हो रहा है, यानी कि पिछले 24 घंटे में 33,000 टेस्ट में से तकरीबन 650 के करीब जो है वो पॉजिटिव आए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये अब तमाम लोगों को ये समझना है आपके प्रोग्राम के जरिए कि इसको हमें ये अब एंडेमिक हो जाएगा या हमारे दरमियान है, इसके साथ जिंदा भी रहना है और अपने आप को मॉडिफाई भी करना है ताकि हम इसके इसका जो नुकसान है उससे बच सकें, अपने बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए। बड़ा जरूरी है कि हम इससे बचने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आपका मैं जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, क्या ये मौसमी बीमारी में तब्दील हो जाएगा, चलता रहेगा? देखिए अभी तक इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये मौसमी बीमारी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पहले जो एक्सपर्ट्स थे दुनिया भर में, रिसर्चर्स थे, उनका ये ख्याल था कि गर्मी के साथ और ह्यूमिडिटी के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस पे असर आता है। लेकिन ये भी एक मिथ थी क्योंकि बहुत से मुल्कों में उसका बढ़ावा रुका नहीं। आप अपने इर्द गिर्द देखें, तमाम ममालिक में, इंडिया में देखें, बांग्लादेश में देखें, इवन पाकिस्तान में खत्म नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर है कि सर्दी, क्योंकि सर्दी से यानी खुश्क हवा और सर्दी जो है वो डेफिनेटली इसकी
प्रोपगेशन में, उसकी ट्रांसमिशन में कह लें कि एक पॉजिटिव वो करती है, और उसकी वजह से डेफिनेटली यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्दी में शायद इसके केसेस बढ़ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ पर हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि रीजन वाइज मुख्तलिफ मामलात हो सकते हैं, बीमारी के मुख्तलिफ असरात हो सकते हैं, हर रीजन के डिफरेंट होते हैं? बिल्कुल। देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन हतमी मैं भी नहीं कह सकता क्योंकि इसके ऊपर लेटेस्ट रिसर्च अभी भी आ रही है। पहली बात है कि जो ओरिजिनल जीनोमिक स्ट्रक्चर था इस वायरस का, वो बहुत तब्दील हो चुका है। जो खुशाइन बात है, जैसा मैंने अभी जिक्र किया, वो ये कि ये वायरस जो है, इसकी ट्रांसमिशन के जो रेट है, यानी इसके इसके न्यूक्लियोटाइड्स के, इसके स्ट्रक्चर में ऐसी तब्दीली आई कि ये ज्यादा तेजी से तो फैलता है, लेकिन लकीली खुदा ना खास्ता इसमें डेथ के अंदर या इसकी जो मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी, उसमें इजाफा नहीं हुआ। ठीक है, यानी डेथ रेशो कम है, तेजी से फैल रहा है। बाकी दुनिया के मुकाबले में कम है, तो ये हमारे फेवर में जाती है। लेकिन अब हम चूंकि ज्यादा मतलब आरास्ता हैं, हम ज्यादा केपेबल हैं, हमें जरूरत है कि इससे पहले कि दोबारा से ये बढ़े या दोबारा से ये मुश्किल में आए, अभी 2% है, कहीं 5%, 7% ना हो जाए, तो हमें इसको कम ही रखना है। और यही स्मार्टली जो एक तरीका है हुकूमत का, इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, सर्वेलेंस करने की जरूरत है, और लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम SOPs पर तो बहुत ज़्यादा जोर भी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसकी बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्या जिन दिनों में हमने कोरोना का उरूज देखा, क्या पाकिस्तान ने तैयारी की उन्हीं दिनों में इक्विपमेंट के तौर पर, फिर कोई मेडिसिन के तौर पर, और फिर जो मशीनरी है कोरोना से बचाव की, क्या इन 3-4 चीज़ों में पाकिस्तान ने अपने हेल्थ सेक्टर में कुछ किया है? जी, आई थिंक बतदरीज पाकिस्तान ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, बेड्स की बढ़ाई है, सर्वेलेंस की बढ़ाई है। वो जो दवाइयाँ इसको ट्रीट करने में मदद करती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुमाइल दाऊद हमारे साथ मौजूद है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आज के प्रोग्राम में सियासी पारे से लेकर कोरोना की वबा और फिर पाकिस्तान की इकॉनमी पर बात हुई। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।